दोस्तों, रुद्र अकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। मैं रमन आपको आज संघीय कार्यपालिका के बारे में, आपको संविधान के भाग 5 इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसके सबसे पहले हम आपको राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसके पुनर्निर्वाचन को लेके बताएंगे, उसकी योग्यताओं के बारे में बताएंगे, उसकी पद की अवधि के बारे में बताएंगे, उसको कौन लोग वोट करते हैं वो बताएंगे, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीत बताएंगे। और राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीत के अतिरिक्त जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जब बात की जाए तो एक विशेष शब्द दिया जाता है महाभियोग, के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं संघीय कार्यपालिका में। संघीय कार्यपालिका जो संविधान का भाग 5 है, संघीय भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अगर बात की जाए तो 123 तक की बात कर सकते हैं। संघीय कार्यपालिका का विवरण मिलता है, जिसमें सबसे पहले हम आपको अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, अनुच्छेद जो 52 से लेकर जो 78 तक है, इनके बारे में आपको सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में, इसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में, इसके बाद महान्यायवादी के बारे में, थोड़ा बहुत मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करके मैं आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति होता क्या है? जैसे बहुत सारे देशों में राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में अगर सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ा है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का, और भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्रिटेन का नाम लेंगे तो ब्रिटेन में क्या है, शासन प्रणाली की पहले बात करते हैं। तो दो तरीके की शासन प्रणाली होती है, एक तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली एक तो होती है, और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब इसमें हम सबसे पहले थोड़ी चर्चा करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती क्या है? हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन कौन से? सबसे पहला विधायिका, नंबर दूसरा कार्यपालिका, और नंबर 3 न्यायपालिका। ये हमारे 3 स्तंभ हैं, भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। और जब 3 स्तंभ हैं तो इन तीनों के कार्य भी अलग अलग होंगे। अब विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, या इसे कह सकते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया। कानून बनाना या विधि निर्माण प्रक्रिया इसका मुख्य काम है कि विधायिका के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। अब कार्यपालिका की जब बात करते हैं, जब कार्यपालिका के कोई कार्य की बात करेंगे तो क्या है, जो कानून ये बनाएगी विधायिका, उनको पालन कराने का काम इनका है, पालन कराने का काम इनका हो गया। और जब न्यायपालिका की बात करेंगे तो न्याय देने का काम इनका है, न्याय देने का काम इनका है। अब इसी के आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होता है। जहां पे कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जहां पे कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति, अगर कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी है तो वहां पे संसदीय शासन प्रणाली होगी। जहां पर कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, अगर ये अपने काम को इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है तो वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी। जैसे हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, इंग्लैंड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड की जब बात करते हैं तो इंग्लैंड में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। लोकतंत्र का एक प्रणाली का हिस्सा है कि संसदीय शासन प्रणाली। वहां पे क्या है कि कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा इंग्लैंड हो गया, भारत हो गया, ठीक है, भारत हो गया। अब भारत की बात करते हैं, भारत में क्या होता है कि अपनी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा मैंने बताया कि जहां पे कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती तो वहां पे क्या होता है, जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की हमने बात की, अमेरिका में कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, और जो अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती तो वहां पे संसदीय शासन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो गई, और जहां पे उत्तरदायी होती है वहां पे संसदीय शासन प्रणाली हो गई। क्लियर हुआ? अब इसके बाद अगर और एक इजी वे में मैं समझना एक बात करूं, ट्रिक के रूप में अगर आपको बताना चाहूं तो सबसे आसान तरीका इसका यह रहता है कि जिस देश में
राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में से कोई व्यक्ति जो ज्यादा चर्चा में रहता है, जहां पे ज्यादा चर्चा में रहता है वहां पे उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे हम अमेरिका की बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं, श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका की हमने बात करी तो क्या देखा होगा कि आपने आए दिन ये होता है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ये कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा, तो क्या होता है जहां पर राष्ट्रपति ज्यादा चर्चा में रहता है वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रहती है। राष्ट्रपति जहां पर चर्चा में ज्यादा रहेगा वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी। और जहां पर प्रधानमंत्री, अब जैसे हमारे अपने भारत देश के बारे में बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आए दिन चर्चा में रहते हैं, उन्होंने इस काम को किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे कामों में जब ये प्रधानमंत्री चर्चा में रहता है तो वहां पे संसदीय शासन प्रणाली होती है। और जहां पर राष्ट्रपति चर्चा में रहता है वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर समझा जाए, कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति जहां विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है वहां पर संसदीय शासन प्रणाली होती है, और जहां पे कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। एक तरीके की और एक प्रणाली चलती है, वो मैं आपको बता दूं, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका ये थोड़ा नया है। अब जैसे क्या होता है, इन दोनों में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति में सत्ता की बात कर देता है, लेकिन संघीय कार्यपालिका में एक व्यक्ति में सत्ता निहित नहीं होती, वहां पे कुछ लोगों में सत्ता निहित होती है। जैसे स्विट्जरलैंड की हम बात करते हैं, स्विट्जरलैंड में संघीय कार्यपालिका काम करती है। वहां पे 7 जो होते हैं कॉन्सेप्ट, 7 लोगों को मुख्य होते हैं, तो वहां पे एक संघीय कार्यपालिका। तो ये क्लियर हुआ कि संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संघीय कार्यपालिका, या संघीय सरकार भी कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं संघीय सरकार भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड में यही सरकार चलती है। अब आपको हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली में। हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य की, अगर संविधान के परिप्रेक्ष्य से हम बात करते हैं तो हम संघीय कार्यपालिका में सबसे पहले हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भारत देश का या देश का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति जब इतना प्रमुख है तो उसके बारे में, उसके निर्वाचन को लेके, उसे वोट कौन देते होंगे, उसे क्या मिलता है, उसके बाद उसके निर्वाचन होने के बाद वो कितने साल तक रह सकता है, इसके बाद उसकी योग्यताओं के बारे में चर्चा होती होगी। योग्यताओं के बारे में चर्चा होने के बाद जब वो पद में आ जाता होगा तो उसके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में चर्चा होगी, और शपथ और प्रतिज्ञान के बाद जब वो शपथ ले लेगा उसे शपथ कौन दिलाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हम बात करते हैं राष्ट्रपति को लेके, तो राष्ट्रपति से आए दिन हर परीक्षा में कुछ ना कुछ 2-4 नंबर के पूछे ही जाते हैं। अब जैसे राष्ट्रपति से यही पूछ लिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग वोट देते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति कैसी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग वोट डालते हैं, ये पूछ सकते हैं। कभी कभी महाभियोग के बारे में पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन शुरू करेगा, कौन सा सदन शुरू करेगा, तमाम तरीके के क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रपति को लेकर। तो आज हम सबसे पहले अनुच्छेद 52 से शुरू करते हैं, नोट कर लीजिएगा। तभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति के बारे में शुरुआत करते हैं। अब जैसे अनुच्छेद के बारे में चर्चा कभी कभी परीक्षा दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अनुच्छेद मैंने कुछ लिखे हुए हैं। जैसे 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो कुल मिला के भारत में एक राष्ट्रपति होगा। जैसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो जैसे जो प्रेसिडेंट होगा वो भारत का या जिस देश का होगा वो पहला नागरिक होता है। इससे ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भारत की पहली महिला नागरिक कौन होगी, तो जो राष्ट्रपति होगा, जो उसकी पत्नी होगी, वो देश की प्रथम महिला नागरिक मानी जाएगी। अब अनुच्छेद 52 में ये कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, क्लियर। अनुच्छेद 53 की बात करते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ हमारी जो कार्यपालिका है शक्ति के बारे में, संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। और अगर 53(1) के बारे में, अगर अनुच्छेद 53 के एक कॉलम और बना दिया गया है कि वो इन शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। और 53(1) की अगर बात करेंगे तो उन शक्तियों का उपयोग वो मंत्रिपरिषद के माध्यम से या अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से कराएगा, ठीक है। इसके बाद अब इस समझने की चीज है कि निर्वाचन मंडल कि संविधान में एक निर्वाचन, जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल बनाया गया है, वो मंडल क्या होगा। अब जैसे हम आपको बता देना चाहा कि इसे या तो सरल वे में ये समझ सकते हैं कि कौन कौन लोग वोट देते हैं, कौन कौन वोट देते हैं, ये कह सकते हैं। ये भी इजी वे में ये कह सकते हैं कि उन्हें कौन कौन लोग वोट देते हैं। अब जब वोट देने के कॉन्सेप्ट की जब बात करेंगे कि हमारे यहाँ जैसे निर्वाचन होता है
तो जैसे कोई भी निर्वाचन हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, तो जो आम नागरिक होते हैं, जितने भारतीय नागरिक हैं, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो सारे वोट देते हैं। इसमें कुछ खास ऐसी बात होगी तभी ये इसको एक निर्वाचन मंडल बनाया गया, राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल के, और अनुच्छेद भी एक जिक्र किया गया अनुच्छेद 54 के लिए, कि अनुच्छेद 54 में ये कहा गया कि भारत में एक निर्वाचन मंडल होगा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग आते हैं उसके बारे में हम आपको थोड़े से बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ संसद के 2 सदन है, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जब 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा एक अगर बात कर लें तो राष्ट्रपति को अगर मिला देते हैं, यहाँ पर एक लोकसभा हो गई, एक सदन, दूसरा सदन राज्यसभा हो गया, और इन तीनों और एक राष्ट्रपति, इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारी पूरी क्या हो जाती है, संसद। क्या हो जाएगी यहाँ पर, संसद। क्लियर हुआ? अब तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संसद किन लोगों से मिलकर बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद। अब राष्ट्रपति को हम बताने जा रहे हैं कौन कौन लोग वोट देते हैं, तो कुछ खास होगा, निर्वाचन मंडल होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा, एक तो ये सदन और एक ये सदन, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये याद कर लीजिएगा कि जो दोनों सदन है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित शब्द इसलिए याद कर लीजिएगा, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते, चाहे वो लोकसभा के हो और चाहे वो राज्यसभा के। तो इन दोनों सदनों की बात हो गई। अब एक और सदस्यों की बात कर लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। और तीसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो याद, ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देते हैं। तो याद कर लीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। अब मनोनीत कौन कौन होते हैं, 2 लोकसभा से मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति करता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा से मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं, और लोकसभा से 2 सदस्यों को जो मनोनीत करता है वो एंग्लो इंडियन के होते हैं, अगर जरूरत समझी जाती तो ये दो सदस्य ये नहीं लेते हैं और 12 सदस्य ये हिस्सा नहीं लेते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य को छोड़कर जो मनोनीत होते हैं, कुछ सदस्य राज्यपाल जिन्हें मनोनीत करता है वो भी हिस्सा नहीं लेते। तो निर्वाचन मंडल में आपको समझ में आया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमें आपको निर्वाचन मंडल पता हो गया। अब कौन कौन लोग वोट देते हैं इसका आंसर भी हो गया कि लोकसभा क्या है, हमारा निम्न सदन है, राज्यसभा क्या है, हमारा उच्च सदन है। तो इनके सदस्यों की संख्या को अगर बात की जाए कि कितने सदस्य संख्या है, तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 हो सकते हैं और इसमें 200 अधिकतम 50 हो सकते हैं। तो ये सदस्य जितने निर्वाचित, जिनका चुनाव से चुन के जाते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित होकर जाते हैं, तो वो सदस्य इसमें वोट ले डालते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल हो गया। अब निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एक शब्द आता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, या इसके अंतर्गत एक प्रक्रिया आती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और या मतदान को गुप्त रखा जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसको राष्ट्रपति के निर्वाचन की ये रीति है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम एक आम चुनाव की आपको बात करते हैं। एक आम चुनाव होता है, आम चुनाव में जैसे आप सारे लोग चुनाव में जानते हैं, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव में वोट जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में थोड़ा ऐसा नहीं है, थोड़ा हटके है, तो इसीलिए इस पद्धति को एक विशेष नाम दिया गया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जैसे हम अपने यहाँ कोई वोट देने जाते हैं, एमपी जब चुनाव होता है तो हम उसे वोट देने गए, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जब हम इलेक्शन में वोट देने जाते हैं तो क्या होता है कि हमें ईवीएम मशीन हो या किसी अन्य इलेक्शन की जब बात करते हैं तो बैलेट पेपर से हो, तो हमें किसी एक व्यक्ति को वोट देना होता है।
एक व्यक्ति को हमने वोट दे दिया और हम बाहर चले आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है। थोड़ा अंतर ये है कि हम वहाँ जो वोट देने जाते हैं, जितने प्रत्याशी होते हैं वहाँ पर, जितने प्रत्याशी खड़े हो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव में, जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं, तो उन सारे लोगों को वोट देना होता है हमें। उन सारे लोगों को वोट देने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे किसी इलेक्शन में 5 प्रत्याशी खड़े हुए तो हमें उसमें वरीयता क्रम भरना होता है कि ABCDE, मान लीजिए 5 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोग खड़े हुए हैं, तो राष्ट्रपति को निर्वाचन में खड़े होंगे, तो हम वोट, कोई वोटर देने गया, अब वोट कोई देने जाएगा, या तो लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के, या राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे, तो वो क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, वो अपना वरीयता क्रम भराएंगे। अब उसे लिख कैसे क्या देते हैं, मान लीजिएगा ABCD और E, ये 5 व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हैं। अब एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति पर्सन गया एक वोट डालने के लिए, तो आम चुनाव में क्या होता है कि हम वोट डालने गए, ए व्यक्ति को हमने अपना दिया, मत दिया और बाहर चले आए। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन क्या करना पड़ता है, हमें वरीयता क्रम भरनी पड़ती है कि ए व्यक्ति को हम नंबर 1 पे राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, बी व्यक्ति को हम नंबर 2 पे राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, या डी व्यक्ति को नंबर 2 पे, तो हम वरीयता क्रम भरते हैं। मतलब कुल मिला के सारे लोगों को, हमें जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं, सारे लोगों को हमें वोट देना होता है। और वोट देने में क्या होता है, हमें वरीयता क्रम भरना होता है। जैसे हमने भर लिया कि ए व्यक्ति हमारी पहली पसंद है, ई वाला व्यक्ति हमारी दूसरी पसंद है, सी वाला व्यक्ति हमारी तीसरी पसंद है, और बी वाला व्यक्ति हमारी चौथी पसंद है, और डी वाला व्यक्ति हमारी 5वीं पसंद है। तो हम सारे लोगों को वरीयता क्रम के हिसाब से वोट दे देते हैं। यही, इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इसका निर्वाचन किया जाता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेके जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक बच्चे ने पूछा कि सर ये बताइएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो सबको पता होती है 35 ईयर्स होना चाहिए। अधिकतम आयु का सर कितने उम्र का आदमी ही वोट दे, मतलब निर्वाचन में खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के, तो संविधान इस मामले में मौन है, वो कुछ नहीं बोलता कि अधिकतम आयु के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता। अब जैसे दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के बारे में कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दिल्ली पांडिचेरी को जो निर्वाचन में मंडल में शामिल है, तो हाँ वो शामिल किए गए हैं, विधानसभाएं दिल्ली और उसकी शामिल को कर लिया गया है। इसके बाद अब अनुच्छेद हम 55 के बाद जब हम 56 की बात करते हैं, अनुच्छेद 56 यहां लिख देता हूं मैं, राष्ट्रपति की पद की अवधि के बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद 56 हमें कहता है कि राष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी होगी। तो सारे लोगों को पता होता है कि सामान्यतः हमारे यहाँ जितने भी चीजें हैं उनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का सामान्यतः होता है, सबका नहीं होता है। तो राष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति की पद की अवधि हो गई 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष है। लेकिन इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अक्सर पूछते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया गया, या उसने त्याग पत्र दे दिया, या किसी त्याग पत्र के कारण पद राष्ट्रपति का खाली हो गया, तो राष्ट्रपति जो नया व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे बनाया जाएगा। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जैसे राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के पदों का निर्वहन करता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के उन 6 महीनों के बीच में उसका चुनाव कराना हमें अनिवार्य रूप से संपन्न कराना होता है। 6 महीने के बाद जो व्यक्ति नया राष्ट्रपति बनेगा, वो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने 2.5 साल कार्यकाल कर लिया था, उसके बाद वो समाप्त खत्म हो गया, या महाभियोग लग गया, या मृत्यु हो गई, या त्याग पत्र दे दिया, तो अगली बार जो नया व्यक्ति चुन के आया उसे 2.5 साल ही कार्य करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जो भी अगली बार चुन के आएगा उसे पूरा का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको सारा वीडियो बना दिया है, बता दिया है।